मूवी में हमें एक फिशरमैन दिखाया गया है जिसका नाम है सोलोमन वैंडी। उसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ, उसके 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा है। अब क्योंकि ये फिशरमैन होता है और काफी गरीब होता है तो ये अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाया था। तो यहाँ पर ये अपने बड़े बेटे को बाहर लेकर आता है और उससे बात करने लगता है कि बेटा, मेरा ये ख्वाब है कि मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से किसी और कबीले के यानी वाइल्ड लोग आ जाते हैं। वो उस फिशरमैन और उसके बेटे पर हमला करने ही वाले होते हैं और उसको फॉलो करते करते उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी वो फिशरमैन यानी सोलोमन वैंडी और उसका बेटा तेजी से भागकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो फिशरमैन घर की तरफ पहुंचता है तो अपनी बीवी और बाकी बच्चों से कहता है कि फौरन से उठ जाओ, लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो अपने घर को दूसरी तरफ से तोड़ता है और वहाँ से निकल जाता है, पर इतनी देर में वो खुद उन दूसरे लोगों के हाथ लग जाता है। और सिर्फ यही लोग नहीं, वहाँ के सारे लोगों को इन कबीले के लोगों ने अपना बंदी बना लिया था यानी कैद कर लिया था। इस कबीले के पास बहुत सारे वेपन्स थे। ये सारे लोग गांव वालों से कहते हैं कि तुम्हें हमें वोट देना होगा, तुम गवर्नमेंट को वोट नहीं दोगे क्योंकि हम तुम पर रूल करेंगे, हम तुम्हारी गवर्नमेंट है। अब वहाँ जो ट्राइब का लीडर होता है वो गाँव के सारे लोगों का हाथ काटता जा रहा था, पर जब सोलोमन की बारी आती है तो उसका हाथ नहीं काटा जाता बल्कि उसे जीप में बिठाकर एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर एक नहर है। इस ट्राइब के लोग गाँव वालों को उस नहर के पास भी लेकर जाते हैं और उस नहर में कच्चे हीरे होते हैं यानी रो डायमंड्स। अब इन हीरों का ये कबीले वाले सौदा करते हैं और उसके बदले में वेपन्स खरीदते हैं, पर इस सब के लिए वो गाँव वालों की मेहनत को यूज करते हैं। अब दूसरी तरफ अमेरिका में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की पार्टी हो रही होती है। पार्टी कम मीटिंग ज्यादा, जिसमें वो बहुत पर्सनल डिस्कशन कर रहे होते हैं, ऐसी बातें जिनका इस कमरे के बाहर किसी को पता नहीं होगा। और उनमें इन कच्चे हीरों की भी यानी रो डायमंड्स की भी बात होती है कि सिर्फ 15% ऐसे हीरे हैं जो बिल्कुल असली हैं और बाकी कच्चे हीरों से ट्रेडिंग की जाती है। अब उधर हम उस नहर को भी देखते हैं जहाँ पर सारे गाँव वाले उन हीरों को ढूंढने की कोशिश में लगे होते हैं और वहाँ का लीडर उनसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि जिसने भी हीरा चुराने की कोशिश की उसे फौरन से मार दिया जाएगा, जो भी हीरा हाथ लगे हम तक पहुँचा दो। अब वहाँ के लोग हीरा ढूंढने में मसरूफ हो जाते हैं। वहाँ सोलोमैन भी होता है और वो भी ये सारी ट्रायल्स कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ खड़ा हुआ गांव का एक आदमी हीरा ढूंढ लेता है, पर उसे उस लीडर को देने की बजाय वो अपने मुंह में छुपा लेता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज लीडर देख लेता है और उसे अपने पास बुलाकर हीरा मांगता है। जब वो वर्कर उसे हीरा दे देता है तो वो उसे गोली मार देता है इस सजा में कि उसने हीरा छुपाया। अब ये देखकर वहाँ पर सारे वर्कर्स डरने लग जाते हैं और फौरन से काम करना शुरू कर देते हैं। जब ट्राइब के इस ग्रुप ने अपनी पहचान और अपीयरेंस कुछ इस तरीके से बनाई हुई थी कि लोग हमें वाइल्ड समझें या ये समझे कि इन्हें तो दुनिया की किसी चीज का पता ही नहीं है, लेकिन असल में वो बहुत चालाक लोग थे। उनकी पूरी की पूरी फौज थी जो हीरों को स्मगल करके वेपन्स लेती और अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर में से एक आदमी उतरता है जिसका नाम डैनी आर्चर है। उसे देखते ही वहाँ के सारे लोग उस हेलीकॉप्टर पर गन पॉइंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का हेलीकॉप्टर और उसका पायलट वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी आर्चर अंदर आता है और कैप्टन जीरो के बारे में पूछने लग जाता है। डैनी एक स्मगलर होता है जो यहाँ से डायमंड्स ले जाकर इनको वेपन्स की सप्लाई देता है। अब उसके बाद डैनी कैप्टन जीरो से मिलता है और उससे हीरे ले लेता है। इसके बदले में कैप्टन जीरो से कहता है कि याद है ना जो गन्स और वेपन्स मैंने आपको कहे हैं वो आपने मुझे लाकर देने हैं। तो डैनी कहता है हाँ क्यों नहीं याद, मैं तुम्हें जल्द लाकर दूंगा। अब डैनी यहाँ पर खुद को काफी प्रोफेशनल स्मगलर समझता था और अब वो यहाँ से निकलने के लिए कुछ बकरियों को यूज करता है और उनमें वो हीरे छुपा कर वहाँ से निकल जाता है। पर रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है और उन बकरियों की तलाशी लेते हुए वो हीरे भी रिकवर कर लेती है, जिसके बाद डैनी तो पकड़ा जाता है। आइए अब देखते हैं कि उधर नहर की तरफ क्या हो रहा है। अब बाकी लोगों की तरह सोलोमैन भी उन हीरों को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा हीरा लगता है जिसे वो अपने टो के नीचे यानी पाँव की उंगली के नीचे छुपा लेता है। तभी वहाँ पर पानी को पंप करने वाली मोटर खराब हो जाती है और सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ लग जाता है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए सोलोमैन उनसे कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है तो उससे पहले उसकी अच्छी तरह तलाशी ली जाती है, पर उसे कोई हीरा नहीं मिलता क्योंकि वो तो उसने पाँव के बहुत नीचे छुपा रखा था। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है और इस हीरे को निकाल कर मिट्टी में डुबाने वाला होता है तो वही कमांडर उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है लाओ ये हीरा मुझे दे दो, तुम्हारी चालाकी अब और काम नहीं आएगी। अब सोलोमैन जब डर कर वो हीरा उसे वापस करने
गिरने वाला होता है तभी वहाँ पर किसी और मुल्क की फौज का अटैक हो जाता है, जिसमें वो कमांडर तो मारा जाता है, लेकिन सोलो मैन बहुत टाइम पर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। लेकिन जल्द ही वो गवर्नमेंट के लोग वहाँ पर भी आ जाते हैं और पता चलता है कि ये वही गवर्नमेंट है जिन्हें इस कबीले वालों ने वोट देने से मना किया था और वो इन लोगों को पकड़ रहे हैं। हालांकि सोलो मैन की तो इसमें कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे उस हीरो को वहाँ पर ही दबाना पड़ता है और वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है, जिसके बाद वो गवर्नमेंट के लोग उसे एक जेल में ले जाते हैं और उसी जेल में डैनी आर्चर भी होता है। तभी सोलो मैन देखता है कि वहाँ पर वो आदमी यानी वो कमांडर भी है जिसे वो समझ रहा था कि वो गवर्नमेंट के हाथों मर चुका है। उसकी आंख पर पट्टी लगी होती है, वो भी सिर्फ जख्मी होता है। अब वो भी जब जेल में आ रहा होता है तो अपनी जख्मी हालत की वजह से तो लेटा होता है पर अभी भी जिंदा होता है। अब यहाँ पर वो सोलो मैन को देखकर चिल्लाने लग जाता है, मुझे वो हीरा वापस करो, मैंने देखा था कि तुम उसे छुपा रहे थे, अगर तुमने वो हीरा मुझे वापस ना किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ उसी की जेल में यानी उसी के कैबिन में जो और लोग होते हैं वो उससे कहता है कि अगर तुमने इस लड़के से मुझे वो हीरा ले दिया तो मैं तुम सबको बहुत पैसे दूंगा। अब ये सुनकर सोलो मैन गुस्से में आ जाता है और अपने कपड़े उतार कर कहता है कि देख लो, ले लो मेरी तलाशी, कहाँ है हीरा मेरे पास। मुझे तो इन लोगों की कुछ समझ नहीं आती, मुझसे इन लोगों ने मेरी फैमिली छीन ली, मेरे बच्चे दूर कर लिए और अभी भी पता नहीं किस हीरे की बात कर रहे हैं। अब जब ये सारी बातें हो रही होती है तो इन बातों को डैनी भी सुन रहा होता है। अब यहाँ जेल में रहते रहते काफी दिन गुजर जाते हैं। वो वक्त आ जाता है जब डैनी को रिहा किया जा रहा होता है। अब वो बाहर आकर अपने दोस्त से मिलता है और उसे कहता है कि जेल में एक बहुत ही पुरस्कार सा बंदा है, वो कुछ हीरे की बात कर रहा था, हमें उसे भी जेल से बाहर निकालना होगा ताकि हम उससे उस हीरे के बारे में जान सकें। पर डैनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सोलो मैन की बेल कर सके या किसी को कह के करवा सके। तभी हम देखते हैं कि वो अपना एक नकली तान बाहर निकालता है और उसमें से एक हीरा निकालता है और उसको बेचकर सोलो मैन को जेल से आजाद करवा लेता है। उसे सोलो मैन से कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो छोटे से हीरे को बेचकर सोलो मैन को बाहर लाना चाहता था और उसे उस बड़े से हीरे के बारे में पूछना चाहता था जिसकी वो बात कर रहा था। अब उधर जब डैनी का आदमी उसे यानी सोलो मैन को आजाद करवाता है और उसे कहता है कि डैनी से कांटेक्ट कर लेना, तो सोलो मैन ऐसा बिल्कुल नहीं करता, बल्कि किसी और शहर में जाकर चुपके से रहने लग जाता है। वो अपनी पहचान किसी के ऊपर जाहिर नहीं करता और खामोशी से वो सारे काम करता है जो शहर के बाकी लोग करते हैं ताकि किसी को पता न चले कि वो यहाँ का है ही नहीं। अब उधर हम डैनी को देखते हैं जिसे एक आदमी ढूंढ रहा होता है। अब डैनी जब स्मगलिंग किया करता था तो सबसे पहले उसने जिस आदमी के पास एक काम किया था वो एक लीडर और एक कर्नल भी था। अब डैनी की एब्सेंस में उसका भेजा कि आदमी डैनी के घर जाता है और उसके घर की तलाशी लेते हुए चीजों को तोड़ने लग जाता है। पर अब डैनी जब उस आदमी से मिलता है तो उसे बहुत मारता है और उसके पेट में पंच मार कर कहता है कि ये उन चीजों के बदले में है जो तुमने मेरे घर आकर तोड़ी है। तब वो आदमी उसे कहता है कि आपको कर्नल ने याद किया है। तो अब डैनी कर्नल से मिलने के लिए जाता है और पता चलता है कि इसका पार्टनर इन क्राइम था। यहाँ पर डैनी कर्नल को सोलो मैन और उस हीरे के बारे में भी बताने लग जाता है। अब जब डैनी वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो सोलो मैन है, पर सोलो मैन उसे इग्नोर कर रहा होता है, वो उससे मिलना नहीं चाहता था। उधर हम देखते हैं कि ट्राइब के उन अजीबोगरीब लोगों ने सोलो मैन के बेटे को अपने साथ कैद कर लिया है और उसे वो अपने जैसे ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद उन्हें नशे वाले इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने लोगों को किस तरह से मारना है, उन पर रूल कैसे करना है, उन्हें किस तरह से काबू में करना है। यानी पूरा यहाँ पर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि शहर में एक लिस्ट लगती है जहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज के नाम लिखे होते हैं कि वो लोग जो शहर में नए आए हैं और उनके खानदान खो चुके हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनके लिए रिफ्यूजी कैंप्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा उनके फैमिली की डिटेल्स भी होती हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर आएंगे या नहीं। अब जब सोलो मैन उस लिस्ट को देखने लग जाता है तो उधर उसके किसी भी फैमिली मेंबर का कोई नाम नहीं होता, जिसे पढ़कर वो काफी डिस्ट्रेस हो जाता है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर डैनी भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। तो सोलो मैन उसे कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ। यानी उससे वो उसका पीछा छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। पर डैनी उससे कहता है कि देखो सोलो मैन, तुम चाहते हो ना कि तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिल सको और ये लोग ऐसा नहीं होने देंगे, तो तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास जो हीरा है तो मुझे उसके बारे में बता दो, मैं उसे बेचूंगा और उसके बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब उनमें से कुछ पैसे तुम भी रख सकते हो और वो गवर्नमेंट को देकर तुम सौदा कर सकते हो और अपनी फैमिली से दोबारा से यूनाइट हो सकते हो। अब इस बात की वजह से सोलो मैन सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे इसको बताना चाहिए उस हीरे के बारे में या नहीं। पर तभी वो लोग नोट
नोट करते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों का अटैक हो रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि ट्राइब के वही लोग हैं जिन्होंने अपनी एक अलग आर्मी बनाई हुई है और यहाँ सिटी के लोगों पर भी हमला करके कुछ को अपना कैदी बना रहे हैं और जो उनकी बात नहीं सुन रहे उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। अब इसी दौरान सोलोमैन और डैनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब भागते भागते वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए रिफ्यूजी कैंप में चले जाते हैं। अब वहाँ पर डैनी को एक रिपोर्टर मिलती है और ये वही रिपोर्टर होती है जो हीरों की तलाश में होती है, क्योंकि ये हीरे वाली बात चारों तरफ फैल चुकी थी और सारे लोग इस हीरे के बारे में जानना चाह रहे थे। अब यहाँ पर सोलोमैन उनसे कहता है कि ऐसे तो नहीं मैं तुम लोगों को हीरे का बताऊंगा, हाँ अगर तुम मुझे मेरी फैमिली से वाकई में मिलवा दोगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने वो हीरा कहाँ रखा है। अब रिपोर्टर को लग रहा था कि शायद सोलोमैन ने वो हीरा उसी जगह पर छुपाया होगा जहाँ पर वो रहता है, तो वो एक हेलीकॉप्टर में उसके घर जाती है, यानी उसी गाँव जहाँ वो रहता है, और उसके साथ डैनी भी होता है, सोलोमैन भी होता है। सोलोमैन चुपचाप सिर्फ इसीलिए उनके साथ जा रहा होता है कि शायद वहाँ पर उसे अपने बीवी बच्चे मिल जाएं। पर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर ह्यूज रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं। जब सोलोमैन थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसे अपनी बीवी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो आगे से रोने लग जाती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब जब सोलोमैन अपने बड़े बेटे के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है तो आगे से उसकी बीवी रोने लग जाती है और कहती है कि वो लोग उसे उठाकर ले गए सोलोमैन। ये सुनकर उसे भी बहुत दुख होता है और वो अग्रेसिव हो जाता है, यानी गुस्से में आ जाता है। तो वहाँ की सिक्योरिटी उसे वहाँ से निकाल देती है, ये कहते हुए कि आपका रिफ्यूजी कैंप के लोगों में नाम नहीं है तो आप यहाँ से चले जाएं। अब ये तीनों वापस से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल आते हैं। अब यहाँ पर सोलोमैन को जब कोई हल नहीं दिखता तो वो डैनी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें उस हीरे का पता बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद जो भी पैसे आएंगे उससे तुम मेरे बेटे को उन लोगों से आजाद करवाओगे। यहाँ पर डैनी मान जाता है। अब वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं वो लोग वहाँ पे जा सकते थे, क्योंकि उस ट्राइब आर्मी की आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना, तो वो लोग उनसे बचते बचाते उन रिपोर्टर्स की वैन में चले जाते हैं जहाँ पर बाकी रिपोर्टर्स भी थे। सोलोमैन कैमरा पकड़ लेता है ताकि लगे कि ये भी रिपोर्टर है, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उस ट्राइब आर्मी का दोबारा से अटैक हो जाता है और कई ज्यादा रिपोर्टर्स उसमें मारे जाते हैं, इवन उस गाड़ी का ड्राइवर भी जिसमें सोलोमैन और डैनी थे। तो अब उस गाड़ी को डैनी ड्राइव करने लगता है, लेकिन उनके पीछे अभी भी उस ट्राइब की आर्मी लगी होती है और उन पर मुसलसल अटैक्स कर रही होती है। अब रिपोर्टर, डैनी और सोलोमैन उस कार को आगे बढ़ाते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो इस जगह पे पहुंच जाते हैं कि वो आर्मी उनका पीछा छोड़ते तो गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल चलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कुछ जंगली लोग आ जाते हैं जो उसी जंगल में रह रहे थे। वो उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन रिपोर्टर उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करने की कोशिश करती है और उन्हें इस बात का यकीन दिलाती है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आप भी हमें कुछ मत कहिएगा। इसके बाद उन लोगों में दोस्ती हो जाती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी देखते हैं कि कुछ ऐसा सा घर है जहाँ पर किसी बड़े के अलावा सिर्फ एक डॉक्टर है जो छोटे छोटे बच्चों की खिदमत कर रहा है, उनका ख्याल रख रहा है। वो सारे जाकर उन बच्चों को देखने लग जाते हैं, पर उन बच्चों में भी सोलोमैन का बेटा नहीं होता। अब वो डॉक्टर इसकी हामी भर लेता है कि वो सोलोमैन के बेटे को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। अब वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्हें आगे ले जाता है, पर तभी रास्ते में कुछ टीन एजर्स आते हैं जो उसी आर्मी का हिस्सा होते हैं और वो उन्हें आगे जाने से रोकते हैं। अब इसी दौरान वो डॉक्टर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो मारा जाता है और यहाँ पर एक बार फिर से डैनी उस गाड़ी का कंट्रोल संभाल लेता है। अब जैसे ही वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ है और वहाँ पर वही कर्नल है जो कि डैनी का साथी है। तो यहाँ पर वो कर्नल डैनी से कहता है कि हमारी मिलिट्री को ज्वाइन कर लो और उस ट्राइब आर्मी के खिलाफ लड़ो, पर यहाँ पर डैनी से कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब इस सब के बाद वो रिपोर्टर कहती है कि मुझे तुम लोगों से अलहदा होना होगा। डैनी उसे वो सारी डिटेल्स देता है कि स्मगल किए हुए हीरे कैसे मिलते हैं और उनका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, आगे उन्हें किन तक पहुँचाना होता है या उसके फायदे क्या क्या होते हैं। अब वो सारी डिटेल्स लेके वो रिपोर्टर तो वहाँ से निकल जाती है और अब डैनी और सोलोमैन खुद आगे जंगल में बढ़ने लग जाते हैं। अब जब सोलोमैन और डैनी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर उन्हें उस ट्राइब की आर्मी दिखाई देती है जो कि कुछ बच्चों पर और कुछ बड़ों पर होती है, यानी उसमें बच्चे भी होते हैं और बड़े भी। और उन्हीं लोगों में सोलोमैन का अपना बेटा दिखाई देता है। उसे आवाज देता है, मेरे बेटे मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। पर इससे पहले कि सोलोमैन का बेटा अपने बाप को देख पाता, बाकी लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं और इसी दौरान अब वो दोनों दोबारा से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब क्योंकि जंगल में काफी रात हो रही होती है और ये सही टाइम नहीं होता लोगों को ढूंढने का, क्योंकि जंगल में घने दरख्तों और अंधेरे की वजह से उन्हें ढूंढना काफी इम्पॉसिबल सी बात है। तो वो ट्राइब वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो डैनी सोलोमैन को बहुत बुरा भला
कहता है कि तुम्हारी आवाज देने की वजह से हमारी एक पूरी रात जाया हो गई, वरना हम काफी आगे पहुंच चुके होते। यहाँ पर सोलोमैन उसे कैसे समझाता कि वो अपने बेटे को इस तरह से देख के रह नहीं पाया था, वो खुद को रोक ही नहीं सका। लेकिन यहाँ चलते चलते फिर भी डैनी उसे काफी बुरा भला कहता है और अब इन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसके बाद सोलोमैन उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है। और जब डैनी उसे पीटने वाला होता है तो वो उसे समझाता है कि देखो तुमने मेरे साथ वाकई गलत किया है, अगर मैंने अपने बेटे को देख लिया था तो तुम ये सोच सकते हो कि मैं खुद को रोक पाता। यहाँ पर डैनी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो दोबारा से उससे सुलह कर लेता है। अब चलते चलते वो लोग उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जिस नहर में से हीरे निकाले जाते हैं, और उस जगह के भी बहुत करीब जहाँ पर सोलोमैन ने वो हीरा दबाया हुआ था। वो सारा दिन दूरबीन से उन पर नजर रखते हैं और जैसे ही रात होती है तो उस गांव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सोलोमैन का अपना बेटा दोबारा से दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, पर ब्रेन वॉश होने की वजह से सोलोमैन का बेटा उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और इसी वजह से सारे ट्राइब के लोग अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आते हैं और अब वो लोग सोलोमैन को अपना बंदी बना लेते हैं। अब सोलोमैन जब उनका कैदी बन जाता है तो वो सारे लोग उसे उसी कमांडर के पास लेकर जाते हैं जो सोलोमैन की वजह से जख्मी हुआ था और वो इस बात का विटनेस था कि सोलोमैन ने हीरा दबाया है। अब यहाँ पर वो कमांडर सोलोमैन के बेटे को सामने करता है और उसे गन पॉइंट पे रख के कहता है कि सोलोमैन देखो, अगर तुमने मुझे उस हीरे के बारे में ना बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को यहीं पर मार दूंगा। अब यहाँ पर सोलोमैन सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब ये सारी चीजें दूर खड़ा डैनी भी देख रहा होता है, तो वो अपने मिलिट्री फ्रेंड से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर आर्मी भेजी जाए या तो इस जगह पर अटैक किया जाए। अब कुछ ही देर में मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और वहाँ पर अटैक हो जाता है। डैनी भी फौरन वहाँ पर आ जाता है और सबसे पहले सोलोमैन के बेटे को वहाँ से बाहर निकालता है और साथ साथ उस ट्राइब की आर्मी पर खुद भी शूट कर रहा होता है। अब मिलिट्री के यहाँ पर आने का ये फायदा होता है कि मिलिट्री वहाँ आकर उस ट्राइब आर्मी को अपना बंदी बना लेती है और सारे बुरे लोगों को मार डालती है। अब कर्नल यहाँ पे डैनी के पास बढ़ता है और उससे कहता है कि अब मुझे उस हीरे के बारे में बताओ। अब यहाँ पर तो डैनी उसे कह देता है कि इसके बारे में सोलोमैन को पता है। सोलोमैन बताओ इन्हें हीरे के बारे में। पर असल में डैनी के पास एक प्लान होता है कि जब कर्नल मिलिट्री को उनके साथ उस हीरे को ढूंढने भेजेगी तो ये लोग उन सारे मिलिट्री के लोगों को मार डालेंगे और इस हीरे को खुद लेके वहाँ से भाग जाएंगे। और ऐसा ही होता है, जब कर्नल मिलिट्री को उनके साथ भेजता है तो वो उनको मारते हुए उस हीरे को निकाल कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तो सोलोमैन के सामने उसका बेटा आ जाता है। सोलोमैन उसको आवाज देता है कि तुम मेरे बेटे हो, पर वो उसे नहीं पहचानता और अपने ही फादर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर सोलोमैन उसे उसकी माँ का नाम बताता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, उन प्यारे लम्हों को याद करो जो तुम्हारे अपने बहन भाइयों के साथ और हमारे साथ गुजरे हैं। अब वो सब याद करके सोलोमैन का बेटा रोने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा नशा बाहर आ जाता है। वो अपने फादर को गले से लगा लेता है। अब डैनी अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उन्हें लोकेशन सेंड करके कहता है कि हम इस जगह पर हैं तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भिजवा दो। उसका दोस्त हामी भर लेता है और जल्दी उस जगह पर हेलीकॉप्टर आने वाला है। पर अब उस जगह तक पहुँचने के लिए उन्हें थोड़ी सी चढ़ाई करनी थी, यानी क्लाइंबिंग करनी थी। पर वो सारे अटैक्स में डैनी का काफी खून बह गया था क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी और अब वो ज्यादा चल तो क्या चढ़ ही नहीं सकता था। यहाँ पर जब सोलोमैन उसे देखता है कि हमारे साथ नहीं आ सकता तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। पर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो डैनी का काफी ज्यादा खून बह जाता है और वो काफी वीक फील करने लगता है। तो वो सोलोमैन से कहता है कि अब मैं आगे सफर नहीं कर सकूंगा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और उसे दूर भेजने से पहले वो अपने हाथ में हीरा निकालता है और सोलोमैन को थमाते हुए कहता है कि ये लो, ये है तुम्हारे बेटे का फ्यूचर। तुम उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे ना, तुमने मुझे बताया था। ये लो, अब इसकी जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। जल्दी हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा और उसमें बैठ के तुम लोग यहाँ से फौरन से निकल जाना। अब जैसे ही सोलोमैन और उसका बेटा उस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर डैनी के पास उस ट्राइब की आर्मी के कुछ लोग आते हैं और मिलिट्री के भी, लेकिन डैनी उनको शूट करके मारने लग जाता है। अब दूसरी तरफ सोलोमैन और उसका बेटा हेलीकॉप्टर में बैठते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब उधर डैनी उस रिपोर्टर को कॉल करता है और कहता है कि सोलोमैन और उसका बेटा हेलीकॉप्टर पर शहर के लिए निकल पड़े हैं, तुम्हें उनको रिसीव करना होगा और दुनिया को बताना होगा कि वो कितने ग्रेट थे और उनमें कितनी हीरोइक क्वालिटीज हैं। अब ये कहते ही कॉल बंद करते ही डैनी की जान चली जाती है। अब उधर शहर में जैसे ही सोलोमैन और उसका बेटा पहुँचते हैं तो वो रिपोर्टर उन्हें काफी अच्छे से वेलकम
करती है और रिसीव करती है। अब उधर शहर में वो रिपोर्टर सारे लोगों को उस सोलोमन वैंडी के बारे में बता रही होती है कि वो कितना ग्रेट आदमी है और उसने अब तक क्या क्या किया है। और इस सारी पॉपुलैरिटी की वजह से वो काफी फेमस होने लगता है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं। और अब वो भी दिन आ जाता है जब उसकी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो सूटेड बूटेड होता है और वहाँ जाने से पहले एक बार डैनी की पिक्चर को देखता है और उसे याद करता है। और अब जैसे ही वो हॉल में जाता है तो वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज और साथ साथ वो रिपोर्टर भी बैठी होती है जो उसे वेलकम करने के लिए और उसे अप्रिशिएट करने के लिए क्लैप कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी ब्लड डायमंड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।